रूरल के अंदर आप चले जाइए, स्कूलों में टीचर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल्स नहीं है। जब जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनेगी, कोई डेली बेजर नहीं रहेगा जिसको हम परमानेंट नहीं करेंगे, कोई कंट्रेक्चुअल नहीं रहेगा उसको भी हम परमानेंट करेंगे। आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे में हम लोग अनएम्प्लॉयड फिजिकल एजुकेशन की बात करें, इनने तो सड़कों पे बैठ के बूट भी पॉलिश किए, सब्जियां भी बेच के सरकार को मैसेज दिया कि हमारे बारे में सोचिए, और ये सब वेल ट्रेंड लोग हैं। इसके साथ साथ आपने वीडीएस वालों को देखा होगा, उन लड़कियों ने कुलचे भी बेचे। जब कोई भी नौजवान जो है अपने हक की बात करता है तो ये उसके ऊपर डंडे बरसाते हैं पुलिस को बोल के। आंगनवाड़ी आशा वर्कर के ऊपर आप डंडे बरसाते हैं, और गर्भवती औरतों पे इन्होंने डंडे बरसाए। कई सब लैंड ग्रैबर्स हैं, आपने देखा मीडिया में कई बार चलता है। इनके यहाँ निर्मल सिंह जी ने लैंड ग्रैब की, डिफेंस की लैंड ग्रैब करके इन्होंने अपना मकान बनाया। लेकिन मुझे तो शक होता है शुभम जी, जिस प्रकार ये उनके सपोर्टर्स को अपने साथ ले रहे हैं, अब तो बहुत दिन भी दूर नहीं है, कल को हमें पता चलेगा हिजबुल मुजाहिदीन को भी इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है, ISI को भी ये अपनी पार्टी में शामिल कर सकते हैं। ये मिलिटेंट्स के जितनी भी संगठन हैं ये उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे। और मेरी सीधी बात है सुरेंद्र चौहान जी से, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है रूरल एरिया से पैंथर पार्टी के। बीते दिनों में आपने देखा कि काले झंडे पैंथर पार्टी ने अमित शाह जी की रैली को दिखाए। उसके बाद जब हमारी इनकी जनरल सेक्रेटरी से बात हुई, हमारी गगन जी से बात हुई, तो वहाँ से हमें पता चला कि क्या रीज़न थे। आज मैं बात करना चाहूँगा रूरल एरिया की, क्योंकि सबसे पहली बात है कि जो गाँव है, सारे बोलते हैं कि गांव से जुड़ा रहना चाहिए। तो चौहान जी, आप हमें बताइए कि गांव के लिए आपने क्या सोचा हुआ है? शुभम जी, बिल्कुल आपने ठीक पूछा कि गांव की हालत जो है ना इस समय बहुत बदतर हालत है। गांव के लोगों के पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोग जो है पूरे तरीके से ज़मींदारी पे ही डिपेंड हैं। और आज आपने देखा कि पिछले कल रात से बारिश जो है बड़ी तेज़ हुई, ओलावृष्टि हुई। गरीब लोग जो हैं, बॉर्डर पे रहने वाले जो लोग हैं, गांव में जो लोग रहते हैं, वो सभी के सभी लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड हैं। लोग अपनी फसल लगाते हैं, सब्जियां लगाते हैं, फ्रूट लगाते हैं, वहीं से उन लोगों के बच्चों की रोजी रोटी जो है वो चलती है। बारिश और तूफ़ान ने उन लोगों की फसल, उन लोगों की सब्जी, उन लोगों का फ्रूट जो है वो पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया है। गांव के अंदर ना तो सरकार की तरफ से कोई इंडस्ट्रियाँ लगाई गई हैं, ना ही उन लोगों के पास कोई रोजी रोटी का साधन है। तो जहां उन लोगों का रोजी रोटी का साधन था वो तो ऊपर वाले ने पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया। और अफसोस इस बात का है कि आज तक कभी भी ना जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पे बात की, ना ही केंद्र सरकार ने कोई इस पे बात की कि इन लोगों को हम मुआवजा देंगे, इन लोगों को हम मदद करेंगे, या इन लोगों के लिए हम क्या करना चाहते हैं। अमित शाह जी भी आपने देखा रैली में आए हुए थे, उनके मुँह से भी एक लफ्ज़ तक नहीं निकला कि इन लोगों की मुआवजे की बात हम लोग करें। एडमिनिस्ट्रेशन को बोलें कि जाके वहाँ जाके सर्वे करिए और जाके जिन लोगों की फसलें बर्बाद हुई हैं उनको कोई ना कोई कंपनसेट करें, ताकि वो लोग अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। उसके साथ साथ गाँव के अंदर हालत ये है कि सड़कें नहीं हैं, सड़कों की इतनी बदतर हालत है कि लोगों का चलना जो है वो बहुत मुश्किल है। वहाँ पे पानी की निकासियाँ नहीं है, मोहल्ले के आप अंदर चले जाइए, बीमारियों का घर बने हुए हैं, नालियाँ सारी ब्लॉकेज पड़ी हुई हैं, वहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। रूरल के अंदर आप चले जाइए, स्कूलों में टीचर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल्स नहीं है। तो लोगों को बीमारियां जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। सरकार को सिर्फ वोट चाहिए, जब इन लोगों को वोट चाहिए होते हैं ये गांव के लोगों को मूर्ख बना देते हैं। आज आप देख रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में इलेक्शन लड़ने के लिए आई थी तो इन्होंने दो ही चीज़ें सबसे बड़ी बोली थी कि एक तो हम महंगाई को दूर करेंगे और साथ में 2 करोड़ नौकरियाँ जो है हम हिंदुस्तान के लोगों को देंगे। आज आप देख लीजिए महंगाई का हालत, जो सरसों के तेल की बात करें 50 रुपये लीटर जो है वो लोगों को मिलता था, आज वो 220 रुपये लीटर मिल रहा है। इन्होंने चूल्हे तो दे दिए लोगों को, सिलेंडर भी दे दिए, जो जिसका नाम दिया था कि हम मुफ्त में आपको चूल्हे दे रहे हैं, आप लोगों के आंखें बचेंगी, बीमारियों से बचोगे, महिलाओं को फ़ायदा होगा। आज हम पूछना चाहते हैं कि एक तरफ तो आपने सिलेंडर दे दिए, जब आप सत्ता में नहीं थे तो सिलेंडर हमें 400 रुपये का मिलता था, आज वही सिलेंडर जो आपने 1000 रुपये में भी बेचा, आज वही सिलेंडर जो है 950 से ज़्यादा है। तो उन लोगों की रोजी रोटी कैसे चलेगी? आज आपने देखा होगा जिन लोगों को सिलेंडर दे दिया आज उनकी हालत ये है कि वो बेचना चाहते हैं कि हम सिलेंडर बेच देंगे, हम चूल्हा बेच देंगे, उसी पैसे से हम अपने बच्चों को रोजी रोटी चलाएंगे। रोज़गार की आप बात करते थे, आप ये कहते थे कि जब जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनेगी कोई डेली बेजर नहीं रहेगा जिसको हम परमानेंट नहीं करेंगे, कोई कंट्रेक्चुअल नहीं रहेगा उसको भी हम परमानेंट करेंगे। आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे में हम सोचेंगे, आशा वर्कर्स के बारे में हम सोचेंगे। हम पूछना चाहते हैं कि आपने सोचा क्या? गांव से देखा जाता है, जैसा आपने गांव की बात की, तो गांव के बच्चे, मैं अर्सवाइल डोडा से आता हूँ और अर्सवाइल के डोडा के मैक्सिमम बच्चे BPEd MPEd करते हैं। उसमें सेकंड फेज़ का बच्चे आपकी टीम के साथ बैठे थे, उन्होंने जूते पॉलिश भी किए, उन्होंने सब्जियां भी बेची,
लेकिन कहीं ना कहीं उन अनएम्प्लॉयड यूथ की बात की जाए जिनके लिए यूनियन ने बोला था कि 4311 और पोस्टें निकलेंगी सेकंड फेज में, लेकिन वो नहीं निकल रही है। जहाँ जाए रविंद्र रैना जी बोलते हैं कि मेरी रैली में 80% यूथ देखने को मिलता है, और मैं फिर एक बात कहूँगा और मैं इस बात पे कायम हूँ, मैं ये बात मानता हूँ कि वो 80% यूथ उनका चाहने वाला नहीं है, वो यूथ है जो नौकरी मांगने गया हुआ है। मैं जितनी बार जाता हूँ वो बेचारा कोई अनएम्प्लॉयड फिजिकल एजुकेशन के यूथ, तो सबसे ज़्यादा मैंने देखा अनएम्प्लॉयड फिजिकल एजुकेशन यूथ जो थे वो सड़कों पर लेट गए थे वहाँ पे। उनके साथ बहुत उनको वादे किए गए, उनको लेटर दी गई, आप भी उनके साथ थे, आपने भी मेमोरेंडम गवर्नर तक पहुँचाया, तो उसका क्या बना? देखिए शुभम जी, ये अनएम्प्लॉयड फिजिकल एजुकेशन के लिए हम लोग परमानेंट स्ट्रगल करते आ रहे हैं। हमने मेमोरेंडम दिया, हॉनेबल जो हमारे यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जो को भी दिया, उन्होंने कहा था कि हम तुरंत जो है इस पे कार्रवाई करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, और भी बहुत से ऐसे मसले थे जिन पे हमने बात की। डेंटल सर्जन की बात की, उसमें हमने डेली पेजर्स की बात की, आंगनबाड़ी वर्कर्स की बात की, आशा वर्कर्स की बात की, या जितने भी लोग अलग अलग महकमों में लगे हुए हैं सबके लिए हमने कॉमन मेमोरेंडम जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को दिया था, और उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी और सभी लोगों को हम जो है वो परमानेंट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद हमें पता चला कि उन्होंने कई बार जो है वो लेटर्स सेक्रेटरीट में लिखे, उनकी सुनता ही कोई नहीं है। जब हमने आरटीआई से इनसे मांगा जवाब के बताइए कि जो हमने आपको मेमोरेंडम दिया था उसका आपने क्या किया। अभी उन्होंने एक वादा किया कि जो 3000 बच्चे पहले लगे उनको बोलते हैं रैबरे खेल वालों को आपको परमानेंट कर देंगे। चलिए मैं बोलता हूँ कि चलो अच्छी बात है। जो 4311 बच्चे हैं जिनको इनके पास महीने का 3000 रुपया नहीं देने के लिए, उन 3000 बच्चों को ये महीने का 50,000 कैसे देंगे, मुझे वो समझ नहीं आता। शुभम जी, ये तो आप जानते हो कि हिंदुस्तान के अंदर जो आज सरकार है ये जुमलों की सरकार है। ये सरकार चलाने नहीं आए हैं, ये हिंदुस्तान के लोगों पे जुल्म करने आए हैं, गुंडागर्दी करने आए हैं, बदमाशी करने आए हुए हैं। इनको किसी भी नौजवान की फिक्र नहीं है। हम लोग अनएम्प्लॉयड फिजिकल एजुकेशन की बात करें, इनने तो सड़कों पे बैठ के बूट भी पॉलिश किए, सब्जियां भी बेच के सरकार को मैसेज दिया कि हमारे बारे में सोचिए, और ये सब वेल ट्रेंड लोग हैं। इसके साथ साथ आपने वीडीएस वालों को देखा होगा, उन लड़कियों ने कुलचे भी बेचे। बिल्कुल। जब कोई भी नौजवान जो है अपने हक की बात करता है तो ये उसके ऊपर डंडे बरसाते हैं पुलिस को बोल के। आंगनवाड़ी आशा वर्कर के ऊपर आप डंडे बरसाते हैं, और गर्भवती औरतों पे इन्होंने डंडे बरसाए। कई औरतों के गर्भपात भी हुए, ये भी न्यूज़ आपने देखी होगी। ये तो जुमलेबाजी करते हैं। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये कहना चाहता हूँ कि आप मोदी के पैटर्न पे मत चलिए। जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री साहब झूठ बोलते हैं, हर चीज़ पे झूठ बोलते हैं कि हम 15 लाख आपको देंगे, आप तो वो नहीं कर पाए। हम सबको परमानेंट करेंगे, आप नहीं कर पाए हो। मैं समझता हूं जो 3000 लोगों को आप परमानेंट करने की बात कर रहे हो, ये आपसे कभी नहीं हो सकता। ये सिर्फ जुमलेबाजी है। जो 4300 बचे हैं पहले उनको लगाइए, चाहे आप उनको परमानेंट नहीं लगा सकते, कंट्रेक्चुअल लेवल पे लगा लीजिए, उनका कम से कम घर तो चले। हमने एक चीज़ देखी, जहाँ पे भी बात करते हैं, जैसे कि रिलायंस स्टोर की बात चली, किसी भी चीज़ की बात चलती है, अभी रिसेंटली एक आर्यन खान वाला केस आया, लेकिन जहाँ भी अडानी अंबानी का, जैसे अडानी की बोर्ड का नाम आया, अंबानी की दुकानों का नाम आया, वहाँ पे सडनली मीडिया भी कुछ चुप हो जाता है। आपको क्या लगता है ये चुप्पी का कारण क्या? देखिए शुभम जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबको डराया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अब हिंदुस्तान के लोगों पे गुंडागर्दी कर रही है। आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के जितने भी इनके भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं सब लैंड ग्रैबर्स हैं। आपने देखा मीडिया में कई बार चलता है, इनके यहाँ निर्मल सिंह जी ने लैंड ग्रैब की, डिफेंस की लैंड ग्रैब करके इन्होंने अपना मकान बनाया। लेकिन कविंदर गुप्ता, देखिए हम बोलते हैं पैंथर्स पार्टी कभी नहीं छोड़ती है, पैंथर्स पार्टी विद एविडेंस बोलती है। ये आपने देखा होगा पिछले दिनों जो इन्होंने डिफेंस लैंड पे अपना मकान बनाया, ईडी ने इनको लेटर दे दिया कि आपको तो ये जल्दी खाली करना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो इनके कविंदर गुप्ता जी हैं, ये इनको सीनियर लीडर जो है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी 13 कनाल लैंड जो है वो जानीपुर डेंटल सर्जन्स की बात कीजिए, 2000 से लेकर 2021 तक एक ही पोस्ट निकली, और कहीं ना कहीं मैंने सुना कविंदर गुप्ता जी की बेटी को वो मिली। देखो वो सोशल मीडिया में चला, एक ही पोस्ट निकली, अपनी बेटी को लगा लिया। 13 कनाल जमीन इन्होंने एनक्रोच कर रखी है। जब मीडिया इनको पूछता तो कहते मुझे पता ही नहीं कि मेरी एंट्री कैसे होगी वहाँ पे। उसके साथ आप आरएस पठानिया को देख लीजिए, 22 कनाल 15 मरले जमीन जो है रामनगर में उन्होंने सरकार की जमीन को घेरा हुआ है। हम पूछना चाहते हैं इसी प्रकार अगर शत शर्मा जी हैं जो इनके वो भी पहले प्रेसिडेंट रहे इनके स्टेट के बीजेपी के, उन्होंने भी बीजेपुर में जमीन जो है वो कवर की हुई है, कई कनाल है वो। तो बीजेपी जो है ये यहाँ पे पैसा इकट्ठा करने आई हुई है, ये लैंड को ग्रैब करने आई हुई है, ये गुंडागर्दी करने आई हुई है। जो अन्नदाता है, आपने देखा ये अन्नदाताओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर के बेटे ने गाड़ियां चढ़ा के उनको कुचल दिया, और यही भारतीय जनता पार्टी जो है उस पर चुप्पी साध के बैठी हुई है। अगर आप किसी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, जो बोलता है जो, अगर मैं अपने हक की बात करूंगा, भाई मेरे घर में बिजली नहीं आ रही है, तो ये कहेंगे कि आप देशद्रोही हो, पाकिस्तानी हो। तो ये कहाँ का इंसाफ है भाई? इतना गुंडागर्दी तो हिटलर ने भी नहीं करी होगी जितनी कि ये लोग कर रहे हैं। मुझे माफ कीजिएगा, बीते दिनों में हमने एक चीज़ देखी थी, आपने प्रोटेस्ट किया था जम्मू में, आपके कुछ डिस्ट्रिक्ट डोडा में थे चौधरी जी,
इकबाल चौधरी जी, उनके साथियों पे एफआईआर लगाई गई थी। बोला था कि जी शबीर खान के काफिले को रोकने की कोशिश की और साथ में उनको घेरने की कोशिश की। उन्होंने लगाया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। और मेरी जब उनके बेटे से बात हुई राशिद चौधरी से, जो कि प्रोमिनेंट सोशल एक्टिविस्ट है, वन ऑफ द प्रोमिनेंट सोशल एक्टिविस्ट राशिद चौधरी जी हैं, उन्होंने एक बात मुझसे बड़ी पूछी। कहते शुभम, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। मैंने क्या जी पूछिए। कहते जब मेरे फादर ने रोका तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था, जब रविंदर रैना जी किसी भी रैली में आते हैं, देवेंद्र जी को गोद में उठाते हैं, क्या वहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट नहीं होता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ इनका काम बनता है ना, ये वहाँ कहते हैं कि हम ही ठीक हैं, अगर कोई दूसरा करे तो वो गलत है। अगर आज आप लोग 20 लोग इकट्ठे हो जाओगे ना तो आपको पूछा जाएगा कि आपने एसओपी फॉलो नहीं की। बीते दिनों में आपने भी काले झंडे दिखाए, हम लोगों ने देखो हमारे ऊपर इतना प्रेशर ये लोग डालते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। हम पूछना चाहते हैं कि जब इन्होंने हमारी स्टेट को तोड़ा था तो पैंथर्स पार्टी ने कौन सा देश के खिलाफ काम किया है? क्या कोई एक बात हमें बता देंगे कि पैंथर्स पार्टी देश के खिलाफ काम करती है? इन्होंने हमारे चेयरमैन जो हर्षदेव जी हैं उनको 58 डेज के लिए घर में बंद कर दिया। क्या आज भी आपके लीडर्स को बंद कर देते? 5 अक्टूबर, जैसे 5 अक्टूबर पास आती है, राशिद चौधरी, इकबाल चौधरी, नीरज मनास, वो आपके बंद हो जाते हैं, हाउस अरेस्ट हो जाते हैं। रीजन क्या है? देखिए, जब देखो इनको डर बहुत ज्यादा है कि पैंथर्स पार्टी जो है वो सड़कों पे आएगी, वो लोगों की मुश्किलात लेके हमारे सामने आएगी। जब भी देखते हो हम प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर निकलते हैं तो इतने लोग हम नहीं होते जितने ये पुलिस वाले भेज देते हैं, गाड़ियां वहां लग जाती हैं। भाई ये बताइए, हम कौन सा किसी को मारने जा रहे हैं? हम कौन सी पाकिस्तान को सपोर्ट करने जा रहे हैं? हम लोग कौन सा देश के अगेंस्ट काम करने जा रहे हैं? भाई हम तो आपके खिलाफ प्रोटेस्ट इसलिए करते हैं कि हमारी बात जो है, जो हम आपको कह रहे हैं, ये लोगों की बात आए हुए थे। हमने इनको काले झंडे दिखाए, सिर्फ इसलिए दिखाए कि आप हमें ये बताइए क्या वजह थी कि आपने जम्मू कश्मीर की स्टेट को तोड़ दिया, उसको यूटी में कन्वर्ट कर दिया। क्या जम्मू के लोग जो हैं ये देशद्रोही का काम कर रहे हैं? क्या जो लोग देशद्रोही का काम करते हैं, जो अब गुपकार की मैं बात करूंगा आपके सामने, गुपकार के अंदर जितने भी ये लीडर थे एनसी वाले, ये तो कहते थे ये सब मिलिटेंटों के साथ ही हैं, ये तो मिलिटेंसी को सपोर्ट करते हैं, ये पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। आज उन्हीं लोगों को आप अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश के खिलाफ काम कर रही है, उन लोगों को अपने साथ मिला के। मुझे तो शक होता है शुभम जी, जिस प्रकार ये उनके सपोर्टर्स को अपने साथ ले रहे हैं, अब तो बहुत दिन भी दूर नहीं है, कल को हमें पता चलेगा हिजबुल मुजाहिदीन को भी इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है, आईएसआई को भी ये अपनी पार्टी में शामिल कर सकते हैं। ये मिलिटेंट्स के जितनी भी संगठन हैं ये उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे और बाद में ये कहेंगे कि इनको हमने इसलिए शामिल कर लिया है ताकि अब ये हमारे देश के प्रति जो है ये काम करना शुरू करेंगे। ये इनकी इतनी गंदी सोच है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। देश की जनता को जिस प्रकार आप गुमराह कर रहे हो, आने वाले समय में आपको छुपने का स्थान नहीं मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी वालों, ये कान खोलकर सुन लो, आज जनता जाग चुकी है। आप एक तरफ तो लोगों को 5 किलो आटा दे करके उनका कचुम्बर निकाल रहे हो, आप सोच रहे हो कि वो लोग समझ नहीं रहे हैं। आज यूथ आपकी रैली में आपसे नौकरियां मांगने जाता है तो आप कहते हैं यूथ हमारा साथ दे रहे हैं। ये ऐसी बात कुछ नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को अभी रिक्वेस्ट की जा रही है कि हमारे बारे में सोचिए, ताकि आने वाले समय में आपको कोई फायदा होगा। मुझे लगता है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी देश को बेच रही है, आप देखिए जम्मू को हमारे मंदिरों का शहर कहते थे, ये मंदिरों का शहर है, पूरी दुनिया जानती है। आज इन्होंने उसको शराब का शहर बना दिया है। आज को चप्पे चप्पे पे आप लोगों ने वाइन शॉपें खुला दी हैं। यूथ का बेड़ा गर्क कर रहे हो आप लोग ये तो सोच रहे हो कि यूथ शराब की तरफ जाए ताकि वो उस शराब के नशे में रहे, हमसे नौकरियां नहीं मांगे, हमसे जो है अपनी बेरोजगारी की बात नहीं करें। इसी प्रकार आपने जम्मू को जो है मंदिरों के शहर को टोल प्लाजाओं का शहर बना दिया। आज अगर शुभम जी आपको कभी अपनी गाड़ी लेके बन टोल प्लाजा पार करना होगा तो 600 रुपीज़ आपकी जेब में चाहिए, फिर आप जाके उसको पार कर सकते हो। हम पूछना चाहते हैं कि आप हमें वो सड़कें तो बताएं, कहाँ पे आपने सड़कें बनाई हैं जो आपको टोल टैक्स लेने की जरूरत पड़ेगी। एक तरफ तो जब हम गाड़ी लेते हैं अब हमसे वन टाइम उसमें रोड टैक्स लेते हैं कि भाई ये हम आप ये पैसा इसलिए ले रहे हैं ताकि आपके लिए हम रास्ते बनाएंगे, लेकिन आप बना कहाँ रहे हो? कहाँ है हमारे पास सड़कें तो आपने देखा होगा जब भी बरसात आती है इतना पानी शायद लोगों के खेतों में नहीं होता ना जितना सड़कों पे चल रहा होता है। कई गाड़ियाँ जो हैं वो नालियों में गिरती हैं। आप गांधीनगर की बात कर लीजिए, परसों जो बारिश हुई, कल जो बारिश हुई, सड़क पे चला नहीं जा रहा था, कमर तक पानी था, लोगों ने अपनी गाड़ियाँ साइड में लगानी पड़ी। तो जो पानी है वो लोगों के घरों में जाता है और आप स्मार्ट सिटी का नाम देते हो। हम पूछना चाहते हो कि आप चाहते क्या हो, हमें ये बताइए। किस तरह की आप तरक्की जो है देश के अंदर कर रहे हो, किस मुंह से आप लोग वोट मांगने आते हो, हमें तो ये भी समझ नहीं आ रहा है। तो इसी के साथ मैं भी अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये थे रूरल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पैंथर पार्टी, और इन्होंने अपना दर्द बताया कि किस तरह जो गांव है वो उदास है, मोदी जी की तरफ देखता है लेकिन फिर भी उनको कोई दिलासा नहीं मिलता। और अगर बात की जाए स्टेट बीजेपी की तो उसने अभी तक कोई भी हीरो का रोल निभाया नहीं है। वो ऑन ग्राउंड लेवल अगर कहा जाए ज़ीरो साबित हुई है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय हिंद।